सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या कह लें कि कुछ ऐसी तल्ख़ हकीकतें होती हैं, तल्ख़ तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। और क्योंकि इंसान का जो दिल होता है ना, वो एक्चुअली गैर मुतवक्के किसी भी चीज़ के लिए आप कह लें कि फ़ौरी तौर पर तैयार नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग बड़ी कोशिश करता है उसको कायल करने की कि तैयार हो जाओ, हकीकत को तस्लीम कर लो, कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। अगर किसी का बहुत प्यारा बिछड़ जाए तो क्या होता है, दिल ये बात तस्लीम नहीं करता कि कोई प्यारा हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया, और फिर इंसान अपने प्यारों को दूसरों में तलाश करना शुरू कर देते हैं, उसी प्यारे को किसी दूसरे में तलाश करते हैं, क्योंकि उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसने अपना प्यारा खो दिया है। ठीक इसी तरह हमारी सियासत में भी ऐसा रवैया देखने को मिलता है। जैसे कि इंतखाबात को ले लीजिए, जिसको लेकर आजकल हुकूमत, ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन में गर्मी सर्दी हो रही है। आम इंतखाबात में हारने वाली जमात अगरचे हार चुकी होती है, लेकिन वो शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं होती। दिल नहीं मान रहा होता कि हम हार गए। वो ये सुनना ही नहीं चाहती कि अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। इसीलिए हारने वाले कोई भी जमात हो, वो धांधली 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 का रोला मचाना शुरू कर देती है, बहुत शोर मचाना शुरू कर देती है। अब इसी तरह आप नून लीग को देख लें। 2018 के इंतखाबात में शिकस्त हुई क्योंकि उसने पहले इक़्तिदार में थी, और जिसे आप समझ लें कि अवाम ने वोट की ताकत से इक़्तिदार से बाहर कर दिया। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, अंडरस्टूड सी बात है कि आपको अगली बार वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अवाम आपसे सेटिस्फाइड नहीं थी। पिछले आपके दौर में, टेन्योर में आपको अगला मौका नहीं मिला, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, धांधली का शोर मचा दिया जाता है, रोला डाल दिया जाता है। कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि हमारी परफॉर्मेंस ख़राब थी, हमें इस दफ़ा मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन हार नहीं माननी, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देनी है, इदारों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं लोग। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये याद रखिए कि नफ्सियाती मसला है। अच्छा, नून लीग अपनी हार की जो भड़ास कह लें कि हुकूमत पर तनकीद करके निकालती है, लेकिन हकीकत होती है, तनकीद से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इक़्तिदार में है, और नून लीग तमाम तर गुस्सा निकालने के बावजूद ये बात जानती है कि वो इक़्तिदार से बाहर हो चुकी है। ठीक इसी तरह जब ये PDM वजूद में आया था, तो वाज़े मकसद ना होने और तहरीक पर इख्तिलाफ़ात को देखकर साफ नज़र आ रहा था कि ये इत्तेहाद जो है ना, ये चंद दिन का मेहमान है। लेकिन नून लीग और JUI ने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि सबके, आपको पता है कि अपने अपने मुफादात थे, और जब सबके अपने नज़रिए हों तो फिर मकसद एक कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन दोनों बड़ी जमातों ने बात फरामोश कर दी, और नतीजा क्या हुआ, वही जो होना था, जो मैं पहले दिन से आपको प्रोग्राम में बता रही थी कि जी PDM टूटेगी। लेकिन JUI और नून लीग ये बात आज तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह जब नून लीग में दो बयानियों ने जन्म लिया, तो सियासी पेशगोई करने वालों ने ये कहना शुरू कर दिया था बाकायदा कि जी नून में से शीन निकलेगा, ये वक्त आएगा ही आएगा। लेकिन मरियम नवाज़ ग्रुप इस बात की तरदीद करता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब नून में से शीन क्या वाज़े नहीं हो रहा, बिल्कुल वाज़े हो गया। वो अलग बात है कि नून लीग के बड़े अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जानते वो अच्छे से हैं कि नून में से शीन निकलने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अच्छा, मरियम नवाज़ ग्रुप खुद नून में से शीन निकालना चाहता है और ये बात मानने को भी तैयार नहीं है ना कमाल की बात। अच्छा, अब जावेद लतीफ़ को कुर्बानी का बचा रहा है और उनसे शहबाज शरीफ एंड कंपनी को टारगेट करने का काम लिया जा रहा है, और वो ये काम फ्रंट लाइन पर आते हुए बाखूबी अंदाज में करते नज़र भी आए कि जिस सियासत के दरवाजे और जो दीवारें हैं वो हिल कर रह गई हैं। जावेद लतीफ़ का क्लिप होकर टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने, अब ज़रा गौर कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी ब्लंट बातें हैं, वो भी पार्टी सदर के ख़िलाफ़। कोई भला ऐसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए क्या चाहिए होता है? किसी बड़े का आशीर्वाद ज़रूरी होता है, तभी कोई पार्टी सदर के ख़िलाफ़
ऐसी कह लें कि ज़बान खोलने की जुर्रत करता है, हिम्मत करता है। अच्छा, जावेद लतीफ़ शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को निशाने पर रख रहे हैं, बाकायदा निशाने पर, और क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग असाइनमेंट पे काम करते हैं, कर रहे हैं काम, और उन 4-5 लोगों को पार्टी के बयानी को ख़राब करने की असाइनमेंट मिली हुई है। अब ये इंकशाफात कर रहे हैं जी जावेद लतीफ़ साहब कि जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले पर पहुँचती है तो इनमें से कोई रहनुमा उठकर नई बात कर देता है। ये असाइनमेंट वाले वही लोग हैं जो मुफाहमत की बात करते हैं। अच्छा, जावेद लतीफ़ ने इन रहनुमाओं का नाम लेने से गुरेज़ किया है और क्या कहा कि मैं वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ, और क्या कहते हैं कि इन रहनुमाओं को असाइनमेंट वही देते हैं जो आइन और कानून पर यकीन नहीं रखते हैं। अच्छा, ये जावेद लतीफ़ साहब ने पार्टी सदर को धमकी भी दी है, आपने गौर किया होगा कि जब ये तजर्बाकार जो सियासतदान है वो बयानिए को नुकसान पहुंचाएं, और तो वो असाइनमेंट के बगैर वो कहते हैं मुमकिन नहीं होता, और असाइनमेंट वालों को चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीख लेना चाहिए। अब ये बात क्लियर है, ज़रा गौर कीजिए नाजरीन कि जावेद लतीफ़ ने इतनी बड़ी बड़ी बातें पार्टी क़यादत की मर्ज़ी के बगैर कैसे की होंगी, हो ही नहीं सकता। अब एक तरफ नून लीग की आला क़यादत जावेद लतीफ़ के ज़रिए शहबाज शरीफ ग्रुप को बाकायदा ज़ख़म लगाने का ये सामान कर रही है, और दूसरी जानिब शाहिद खकान अब्बासी साहब के ज़रिए कह लें कि इन्हीं ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर मरहम लगाने का काम भी किया जा रहा है। आपको समझ आ रही है? अच्छा, ये शाहिद खकान अब्बासी साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा, मैं समझाती हूँ। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी जावेद लतीफ़ को वो बात कहनी चाहिए थी जो पार्टी का बयानिया है, उन्होंने पार्टी से हट कर मौक़िफ़ दिया, इसलिए उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है। आप ज़रा याद करें, यही शाहिद खकान अब्बासी साहब है ना जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ खुले बयान देते थे, और जब इनसे कहा जाता था कि आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ इतना बड़ा बयान कैसे दे दे, तो क्या जवाब होता था इनका कि मीडिया जब बार बार सवाल करता है तो उसको जवाब दिया जाता है, और ऐसे में इस तरह की बातें हो जाती हैं और ये ज़ाती राय होती है। अब मेरा बड़े अदब के साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप सुन रहे हैं कि अगर आप अगर ज़ाती राय दें तो पार्टी आपको शो कॉज नोटिस जारी नहीं करती है, लेकिन जब वो बेचारे जावेद लतीफ़ साहब को बात करते हैं तो फिर कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी बयाने से हटकर ज़ाती राय दे दी है, इसीलिए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अब लग तो यही रहा है ना कि जावेद लतीफ़ ने मरियम नवाज़ ग्रुप के एजेंडे को तकमील तक पहुंचा दिया, और अब उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर बाकायदा ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पूरी नून लीग शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है और पार्टी में बयानिए की कोई जंग नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी साहब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि ख़तरा टल गया, जबकि हकीकत में ख़तरा टला नहीं है बल्कि ख़तरा बढ़ गया है पूरी नून लीग के लिए, पूरी नून लीग के लिए ख़तरा बढ़ गया। और यहाँ बयानिए की आग ने बाकायदा अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। और ये बासी सब क्या कहते हैं कि जावेद लतीफ़ को ज़ाती राय देने का हक है, लेकिन उन्होंने पार्टी की आदत के लिए ये जो बातें की हैं ये इसलिए उन्होंने गलत की है, बहुत ज़्यादा गलत की है। क्या मरियम नवाज़ ग्रुप ये बुग़्ज़ शहबाज में अच्छे बुरे में फ़र्क करना भी भूल चुकी है? यानी बुग़्ज़ में इस हद तक आगे निकल गए कि अच्छे बुरे का फ़र्क ही ख़त्म हो गया, तमीज़ ही ख़त्म हो गई। और यही शाहिद खाकान ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या क्या बात नहीं की थी। पार्टी सदर को ये बाकायदा सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सियासत होती क्या, यानी शहबाज शरीफ साहब को ये लेक्चर दे रहे थे कि मुझसे सीखें, ऐसे सीखें, और पार्टी के सदर को बाकायदा डिक्टेट कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। यानी साफ वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को बात नहीं करनी आती, उनको सीखने की ज़रूरत है, अब ये सिखाएंगे उनको। और अब सवाल ये कि क्या ये पार्टी की आदत के खिलाफ बयान नहीं था? यानी आप पार्टी के सदर को सिखा रहे हैं बैठ के कि ये बात करें तो ये बात ना करें। आप बेवकूफ़ समझते हैं उनको जो पार्टी के सदर हैं। अब बात में तो यही बात निकलती है कि आप डिक्टेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो ऐसी बातें किए चले जा रहे हैं, उनको बात करनी नहीं आती है और सारी जहानत आपके पास है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कई बयानात को मरियम नवाज़ साहबा बाकायदा डिफेंड करती हुई नज़र आई हैं, और डिफेंड को किसी को कब करता है आप समझदार हैं नाजरीन। अब इसलिए शाहिद खाकान को कभी भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बोलने पर नोटिस जारी नहीं हुआ, और हो भी कैसे सकता था, हो ही नहीं सकता था। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मरियम नवाज़ ग्रुप का कह लें कि एक होता है वफ़ादार, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वफ़ादार। जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वफ़ादार होता है ना कोई, तो फिर सिला मिलता है, और सिला भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिलता है। और वैसे भी जो खुद शोकोज़ नोटिस जारी करने का इख्तियार रखते हैं उनको शोकोज़ नोटिस जारी भला कौन कर सकता है, क्यों करेगा? अच्छा, पीपल्स पार्टी को पीडीएम में से कह लें कि दूध से जैसा मक्खी निकालती है ना, मक्खी की तरह कैसे निकाला, ये फ़न भी ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं इन्हीं को हासिल है। और इन्हें ये फ़न देने वाला कौन है, ये मेरे ख्याल से सबको पता है। अब पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में शामिल करने पर नून लीग में दो मौक़िफ़ पाए जाते हैं।
अब कह लें कि इतनी मेहनत से और मतलब बड़े तरीके से नून लीग ने पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद में से वो खुड्डे लाइन कर दिया, साइड लाइन कर दिया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद के दायरे में वापस लाने की कोशिश में लग गए। तो अब ये देख कर ग्रुप जो है ना, खासतौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके दिल पर जैसे गिरता कि बिजली गिर पड़ी। और फिर क्या था, यहाँ भी फिर नून में से शीन निकलता दिखाई देने लगा। ज़रा क्लिप चाहिएगा ख्वाजा आसिफ का। अच्छा सुना आपने ख्वाजा साहब को, क्या कह रहे ख्वाजा आसिफ साहब, केजी पार्टी में मेरी उस बात का बुरा मनाया गया जब मैंने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बयान दिया था, और जब मैंने ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। और अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं कि जी हमारी जमात को पता होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी की नेचर क्या है, उसकी सिंध में अपनी सियासत है, उसके अपने मुफादात हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी के मुफादात को देखते हुए ही हमें फैसले करने चाहिए थे और पीपल्स पार्टी के साथ उसी हिसाब से डील करना चाहिए था। यानी ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात के अब 3 मतलब निकलते हैं, सुनिएगा 3 मतलब। पहला ये कि नून लीग को आमिराना रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था, यानी पीपल्स पार्टी पर ज़बरदस्ती अपना फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए था। दूसरा मतलब ये निकलता है कि जिस तरह नून लीग के अपने मुफादात हैं, ऐसे ही पीपल्स पार्टी के भी सियासी मफादात हैं, इसलिए नून लीग को उसके मफादात का भी एहतराम करना चाहिए था। और तीसरा मतलब और सबसे अहम मतलब, अहम नुक्ता ख्वाजा आसिफ साहब की बात का ये निकलता है कि जी नून लीग माजी में भी पीपल्स पार्टी के साथ चली है और कई मामले में पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के साथ सियासी जो ताल्लुक़ हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इसलिए भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को, नून लीग की आला क़यादत को पीपल्स पार्टी के जो मुफादात हैं ना, उनको समझना चाहिए था। यानी ख्वाजा आसिफ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे नून लीग को पता नहीं था कि पीपल्स पार्टी क्या कदम उठा सकती है, और अब मरियम नवाज ग्रुप ऐसे रो रहा है जैसे पता नहीं कि कोई क़यामत आ गई है। और अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब ने पीपल्स पार्टी की तारीफ़ भी की है, और कैसे, क्या कहते हैं कि अगली बार आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती नज़र आती है, और ये छोटी बात नहीं की इन्होंने। और ख्वाजा साहब ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस आना चाहिए, जबकि यहाँ भी शाहिद खाकान अब्बासी, वो क्या कहते हैं, हर चीज़ में टांग मारने की जब आदत हो जाती है तो यहाँ भी वो टांग मारे हैं आदत से मजबूर होकर। क्या कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जैसे पहले पीडीएम को डसा, उसको दोबारा पीडीएम में शामिल करके फिर से खुद को डसवाया जाए। बस एक बार का एतमाद बहुत होता है, बार बार एक ही जमात से धोखा नहीं खाया जा सकता। अच्छा नाज़रीन, मुझे ये याद पड़ता है कि एक वक्त में ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहा करते थे कि जरदारी साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बार बार नून लीग के एतबार को या एतमाद को कहने की ठेस पहुंचाई है। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ बाकायदा तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ये छोटी बात नहीं है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगली बार पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हासिल कर सकती है। यानी ख्वाजा आसिफ नून लीग के हैं और माजी में पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ भी रहे, लेकिन अब वो नून लीग में होते हुए इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास जाता देख रहे हैं और ये बात अललान कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अभी हैरानी वाली बात है ना, हैरानी वाली नहीं तो और क्या है। अच्छा किसी भी जमात का रहनुमा हो, वो अपनी पार्टी को चाहे इंतखाबात में हारता हुआ भी देख रहा हो, लेकिन बयान तो यही देता है ना कि अगली बार उसी की जमात इक़्तिदार में आएगी बस। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही सच बोल रहे हैं। और अब इस बात से, इस सच से साफ ज़ाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब के जो रिमार्क्स हैं पीपल्स पार्टी के बारे में तब्दील क्यों हुए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जिस सोहबत में बैठता है ना वो वैसा हो जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो सोहबत है वो भी चूँकि शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर असर है, और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाने के लिए ना सिर्फ बयान देते रहे बल्कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर कोशिश भी करते रहे। और शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी एक जमात को किसी दूसरी जमात को इत्तेहाद से निकालने का इख्तियार ही हासिल नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनकी पार्टी के लोग कौन होते हैं जो पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी करें और पीपल्स पार्टी को एक तरफा तौर पर निकाल कर बाहर कर दे, होते कौन है ये। अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के लिए कह लें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, नरगोशा रखते हैं, वैसे सॉफ्ट कॉर्नर ख्वाजा आसिफ साहब भी पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक अब रख रहे हैं और उसका इजहार भी कर रहे हैं। यानी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया ना, यानी साफ जाहिर है कि किसी भी बात में, किसी भी बारे में शहबाज शरीफ साहब, उनके हम ख्यालों की जो सोच है ना, वो मरियम नवाज ग्रुप की सोच से मुताबिकत नहीं रखती है। एक ग्रुप हाँ कहता है, दूसरा ग्रुप उसी टाइम पे कहता है ना नहीं। अब यही वजह है ना कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं उसके बाद मुस्लिम लीग नून के इजलास में ना शहबाज शरीफ साहब शरीक हुए थे और ना ही उनके करीबी साथी जो ख्वाजा आसिफ है वो शरीक हुए थे। लेकिन मरियम नवाज ग्रुप की आंखों में धूल झोंकने की जो आदत है ना, वो अब भी नहीं गई है और मेरे ख्याल से जाएगी भी नहीं कभी भी।
मरीम नवाज ग्रुप की जो आला क़यादत है, शिव साहब की मुस्लिम लीग नून के इजलास में जो शिरकत नहीं हुई थी, अदम शिरकत, उसकी वजह क्या बता रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब बलोचिस्तान की जो तंजीमी ओहदेदार है उनसे मीटिंग जो स्केड्यूल है ना, उनकी वो मीटिंग स्केड्यूल थी, शेड्यूल था, जिसकी वजह से वो इजलास में शरीक ही नहीं हुए। और अज़मा बुखारी साहबा के बकौल बलोचिस्तान से आए जो रहनुमा है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आइंदा तमाम इजलास हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब शरीक होंगे। चले मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सियासी तौर पे मसरूफ़ थे, लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको भी बलोचिस्तान की तंजीमी अहदेदारों से मिलना ज़रूरी था? इसको सिंपल अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो ये बहानेबाजी ही है और क्या। अच्छा मरीम का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने कि मैं नहीं तो ये होगा, मैं गिरफ्तार तो वो होगा, सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं होंगे बकौल इनके। लेकिन अब ये सिचुएशन क्लियर है कि जी जो नून है ना उसमें से शीन निकल गया और शीन ये कह रहा है कि अब तुम्हारी जो सियासत का खेल तमाशा है अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी करते हुए इल्ज़ामात के जो सबूत हैं वो तलब किए थे और उसके बाद वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन की ज़बान बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया था। और आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो गुज़िश्ता दिनों रवैया रहा, हमें इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। और फवाद ने यह भी कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है और अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़बान बोल रहे हैं। अच्छा, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़बरदार भी किया कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका मंसूबा 2028 पर नहीं जाने दिया जाएगा और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस बिल को मंजूर भी कराया जाएगा। आज एक बार फिर आज़म खान सवाती ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है। आज़म खान सवाती ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल भी किया और वो सवाल क्या था, कहते हैं जी मुझे तो नोटिस दे रहे हैं मगर मरियम सफदर ने कितनी बातें की, आपने कितने नोटिस दिए? हुकूमत क्यों समझती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं? सब इस सवाल का जवाब तलाश कर इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा टाइम देने के लिए। अच्छा ज़रताज, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों लग रहा है हुकूमती वज़रा को कि शायद कोई गड़बड़ है, क्योंकि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफात की वजह क्या वाकई सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है इसका इस्तेमाल है, या फिर आज़म खान सवाती ने जो कहा है कि जी वो बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी है, क्या कहेंगी आप? थैंक यू फिज़ा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये समझती हूँ कि हर आईनी इदारे की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई इज़्ज़त करती है। ना हम इदारों में टेलीफोन कॉल करते हैं, ना हम किसी को प्रेशराइज़ करते हैं। हम तो जो एक रिफॉर्म्स है उसके ऊपर यकीन रखते हैं और ऐसे में एक आईनी इदारा जिसका असल मकसद ये है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और हुकूमत का जो इंटेंशन है, हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ये चाहती है कि 2023 का जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ा ना हो और कोई इसकी इज़्ज़त के ऊपर सवाल ना उठाए, और ये 22 करोड़ आवाम भी यही चाहते हैं। अब इसके कोई लॉजिकल आर्गूमेंट अपोजिशन नहीं दे सकती है कि वो क्यों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहते। और वो जो 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन की कि अमला बाहर से आएगा, इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलेगा, इसके अलावा जो है जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके कितने वोटर होंगे, उसकी कितनी उसको फिर इलेक्शन कमीशन निशान अलॉट करेगा, इसी तरीके से उसके अंदर EVM मशीन्स भी हैं। अब ऐसे में अगर एक आईनी इदारा, और मैं पहले भी बात क्लियर करना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा कि किसी एक शख्स के ऊपर अगर किसी को इतराज़ होता है या उसका जो या जिससे तनाज़ा हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे इदारे को हम जो है वो मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दें, और हम नहीं कर रहे हैं। और ये फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि किसी एक शख्स से, इलेक्शन कमिश्नर से अगर उनका कोई इशू है, इट डज़ नॉट मीन कि हम आईनी इदारे के इज़्ज़त के ऊपर या वकार के ऊपर कोई सवाल करें। तो अगर आईनी इदारा अपने जवाबात जो है वो लीगल फोरम पे देने के बजाय ट्विटर अकाउंट के ज़रिए करेगा, फेसबुक के ज़रिए करेगा, अखबारात के ज़रिए करेगा, तो आगे भी सियासतदान हैं जिनके स्टेटमेंट्स आपने दिए, और सियासतदानों से तो बेहतर कोई सियासत का जवाब फिर दे ही नहीं सकता। तो ये सियासी इदारा नहीं है, ये एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
हर एक का हमारा मकसद ये है कि अगला इलेक्शन के ऊपर कोई सवाल ना उठाए और इस मुल्क के अंदर हारने वाली पार्टी भी ये कहे कि हाँ मैं ठीक हारा हूँ, और ताकि मुल्क आगे चल सके। अब मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के आपस में नहीं होने चाहिए बयानात, लेकिन जारी बात है जब सोशल मीडिया के ज़रिए बात आएगी फिर जवाब भी सोशल मीडिया के ज़रिए जाएगा। लेकिन एंड मकसद क्या है कि हम ये चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये चाहते हैं कि सही है। जी 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 जी, अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं ये जानना चाह रही थी, आपने जिक्र जिस तरह किया ना कि आप लोग इदारों का रिगार्ड करते, तहरीक इंसाफ आपकी जो पार्टी है हमेशा इदारों का रिगार्ड करती है। वाकई आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी इदारों की जो टकराव की सियासत से मुल्क को नुकसान होता है, मगर ज़रताज इस बार आप लोग खुद एक इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मतलब तनकीद ही होती है ना जो खुलकर इस तरह बातें की जा रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, और अपोजिशन का ये कहना है, अपोजिशन तो यहाँ तक कहने पर आ गई, आपने भी सुना होगा कि जी इमरान खान साहब के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब डेफिनेटली अपोजिशन एक इल्ज़ाम लगा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए अपोजिशन का तो काम ही इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि अपोजिशन अगर स्पेशली अगर आप देखें तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने सियासत शुरू की वो गाली गलोच से और पाकिस्तान को गालियाँ देने से और बलूचिस्तान की लिब्रेशन से, उर्दू ज़बान को बुरा कहने से और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के नाचने से जो बात उनकी पीडीएम की थी वो, और फिर तमाम इदारों को जिस तरीके से उन्होंने कतगन लगाई, जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन की तरह नवाज़ शरीफ लंदन में जाके जो बगोड़ा दवाई लेने गया था वो अभी तक दवाई उसकी 1.5 साल से ख़त्म नहीं हुई और वो इदारों के ऊपर कतगन लगाना था। तो उसकी शादियाना जो पीडीएम में जो बातें होती थी उसके शादियाना तो इंडिया के अंदर ही बजाए जाते थे, और वहाँ पे आईएसआई की चीफ़ को और जनरल बाजवा साहब को मुतनाज़ा बनाना और फ़ौज को ये कहना कि आप अपने इदारे के ख़िलाफ़ बगावत कर दें। तो अपोजिशन का तो काम इल्ज़ामात लगाना। दूसरी बात है कि उनकी चूँकि अपनी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब अगर वो इलेक्शन कमिश्नर, आई एम नॉट सेइंग इलेक्शन कमीशन, अगर वो इलेक्शन कमिश्नर के कंधे को ऊपर रख के सियासत करना चाहते हैं तो जिस तरह उनको सड़कों पर रसवाई हासिल हुई, जिस तरीके से बल्दियात कंटोनमेंट का इलेक्शन हारे हैं, जिस तरीके से वो गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर का इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन हारे हैं, और हर दफ़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन की जमात बन के उभरी और हर इलेक्शन बाई इलेक्शन भी हमने जीता है, तो ये इसमें भी नाकामी होगी। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि ये जो आज़म सवाती साहब ने भी किसी तरफ जो इशारा किया है, या फिर फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, देखें फिर हमारे सामने हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें अगर आप देखें, अली सैयद ये जो अली गिलानी है जो इसके बेटे हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त सेनेट के, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, क्या उनके बेटे की वीडियो नहीं पकड़ी गई थी जिसमें वो बोली लगा रहे थे कि किस तरीके से किसको कितने पैसे देने, कितने करोड़ों में खरीदो फरोख्त करनी उनके वालिद की मोहतरम के लिए। और उनका फिर मैं क्यों कह रही कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ उनके बेटे नहीं अपने वालिद के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे थे, वो पंजाब असम्बली के MPA भी हैं, वाहिद वो एक MPA हैं जो मुल्तान से इलेक्शन जीते हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे, बाकी तो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा? डस्का के इलेक्शन के अंदर और उसके बाद में जो मरियम नवाज़ ने जलाओ गिराव की और जो ज़बान उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए इस्तेमाल की, क्या कोई एक उनके बारे में भी कोई उनको नोटिस आया है? मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपका जो एक्शंस है ना वो नज़र आने चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि हम इस तनाज़ुर से छोड़ भी आए, हम निकल भी आए कि फवाद चौधरी साहब या हमें क्या शिकायत है, या इलेक्शन कमिश्नर क्यों सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। एक आईनी इदारा है जिसका काम है कि उसने बग़ैर तनाज़े के और शफाफ इलेक्शन करवाना है 2023 का, उसके लिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल है जिसके अंदर 49 शिकें हमने पॉइंट्स डाले हैं, जिसके अंदर कि फाइनेंशियल एटॉनमी होनी चाहिए, ईवीएम मशीन होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल होना चाहिए, सेनेट का इलेक्शन जो है या ट्रेसेबल बैलेट होना चाहिए, इसी तरीके से जो आपका अमला है वो बाहर से आए, वो उसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो, पोलिंग एजेंट्स कितने होने चाहिए, ये रिजल्ट कितना जल्दी आना चाहिए, ये सब के सब अगर ये उसके अंदर लिखे हुए, इसमें कौन सी गलत बात है, इसमें कौन सी बुराई है जिसके अंदर हमें तावीलें पेश की जा रही हैं। और आप अगर वो 37 बात करना चाहे तो मेरे ज़हन में और सवाल, जो इलेक्शन कमिश्नर ने वो 37 शिकें दी हैं। चलें ज़रताज, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ और भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। नवाज लीग कह रही है ज़रताज की तहरीक इंसाफ ने पहले इलेक्शन कमीशन को आग लग की और फिर ये तड़ियों पर धमकियों पर उतर आई। शायद का गाना बासी सबका क्लिप होगा, टीम अगर तैयार है आपके पास ज़रा सुनाइएगा, नाज़रीन आप भी सुनिएगा, ज़रताज आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। शायद का गाना बासी सब कुछ फरमा रहे हैं, ये ज़रा क्लिप सुनिएगा। जी ज़रताज, आपने सुना शाहिद खान अब्बासी साहब को, क्या कहेंगी आप?
शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या वही एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने फरमाया था कि इस मुल्क में हर इलेक्शन धांधली ज़दा हुआ है और उस इलेक्शन के अंदर धांधली करने का जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है वो PMLN को हासिल है। ये उन्होंने 3 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हर फोरम के ऊपर ये कहा कि हर इलेक्शन धांधली ज़दा हुआ है। तो हम तो पहले इलेक्शन के अंदर नहीं आए, हम तो 2018 के अंदर आए और 2018 के अंदर भी यानी जिस इलेक्शन के तहत खाकान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलवी असद साहब नेशनल असम्बली का हिस्सा बने, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था जहाँ पे जरताज गुल, जहाँ पे हमाद अजहर, मुरासिद और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसी 2018 के इलेक्शन में पार्लियामान का हिस्सा बने, वहाँ पे धांधली हुई है। तो ये दो जो रवैये हैं ना कि अपने लिए सब कुछ ठीक है, दूसरों के लिए सब कुछ गलत है। और मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, देखिए EVM मशीन की आड़ में बेसिकली PMLN चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना मिले, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बाहर की कमाई, हक हलाल की कमाई, रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं। इनका भगोड़ा लीडर लंदन से बैठ कर अपनी पार्टी चला सकता है, लेकिन पाकिस्तानी 80 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पैसे भी भिजवाते हैं, उनको ये वोट का हक हासिल नहीं देना चाहते हैं। तो ये EVM मशीन की आड़ में बेसिकली ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक ना मिले। आप PMLN का जिक्र करी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कुछ कह रही है, पीपल्स पार्टी कुछ शिकायत हैं। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब का क्लिप होगा टीम, पहले जरा वो चलेगा, जरा जरता सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जी, राजा परवेज अशरफ जो कह रहे थे आपने सुना जरताज, अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी आप इलेक्शन कमीशन और ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इस मामले में अपोजिशन का एतमाद में लें। हुकूमत क्यों नहीं पीपल्स पार्टी से बात करती अगर वो बातचीत के लिए राजी हैं? वो कहते हैं आप लोग उनसे बात नहीं करते हैं सही तरीके से इस टॉपिक पे। नहीं करनी नहीं करनी भी चाहिए और कमेटी बनी भी हुई है। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन भी हासिल है और प्राइम मिनिस्टर साहब और स्पीकर हाउस से, स्पीकर के चैम्बर से भी ये सारे इनसे मांगे गए थे कि आप कमेटियों के अंदर लोग दें जिसके अंदर रिफॉर्म्स के लिए जो है कि अगला इलेक्शन हमने कैसे फ्री एंड फेयर लड़ना है। देखिए, जहाँ तक मैं पहले कह चुकी, PMLN का तो है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि मुर्दा लोगों के जो ID कार्ड इन्होंने बनाए हुए ना, जिन्होंने रखे हुए ठप्पा माफिया, ये इसी तरीके से 10,000, 13,000, 15,000 वोट जो है वो जाली वोट डाल सके। तो EVM मशीन में तो वो नहीं होने वाला कि मुर्दा लोगों के बेस के अंदर जो है वो वोट निकल आए। तो वो तो उनको अपनी मुस्तकिल हार नजर आ रही है, इसलिए वो तो इसके हक में नहीं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ये कि कुछ जगहों पर ये बिल्कुल विकेट के दोनों तरफ पे खेलती है। समझ नहीं आती है कि ये खुद हुकूमत 13 साल से हुकूमत का हिस्सा है और किरदार ऐसा अदा करी जैसे कोई अपोजिशन में हो। इनको कोई याद दिलाए कि आप अपोजिशन में नहीं है, 13 साल से कंसेक्यूटिव आप हुकूमत का हिस्सा है, आप एक सूबा चला रहे हैं, आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम की कमी है जी, बहुत शुक्रिया जरताज बना, और भी बहुत से सवाल थे। ब्रेक के बाद मैं बात करूँगी दुनिया के सबसे बड़े झूठे की, मकार शख्स की, जो कि झूठ का मंजन, झूठ का चूरन बेचता है इंडियन TV चैनल पे बैठ के। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में अगर झूठ को इंसानी शक्ल मिलती तो पता है ये किसका हम शक्ल होता? यकीन मानिए, ये जो झूठ है ना, ये भारतीय गोदी मीडिया के एंकर अर्नाब गोस्वामी का हम शक्ल होता। इतना ये बंदा झूठ का मंजन बेचता है, झूठ का चूरन बेचता है, बल्कि अगर मैं को उसका प्रोग्राम चलता है झूठ पर है तो गलत नहीं होगा। इतना बेशरम, इस बेशरम को जब जब इसका जो आका है, जिसके आगे दुम हिलाता है फिरता है, कौन है इसका आगा? नरेंद्र मोदी। जब जब नरेंद्र मोदी इस अर्नाब गोस्वामी को हड्डी डालता है, हड्डी का मतलब समझते हैं किसको डाली जाती है? जब इसको हड्डी डाली जाती है तो फिर इसकी तेजियां देखने वाली होती हैं। ये पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है बगैर सोचे समझे कि क्या बोल रहा है, झूठी खबरें निकाल कर बकायदा प्रोपेगेंडा करता है। ये शख्स इतना ढीठ है, इतना ढीठ के प्रोग्राम के अंदर झूठ बकने पर मुझे लफ्ज़ शायद कहना चाहिए कि इसकी वो कुत्तों वाली होती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। ये ढिठाई का मेरे ख्याल से पीक है, क्योंकि ये जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता है उन्हें इज़्ज़त से क्या लेना देना, उनको तो इज़्ज़त का पता ही नहीं, उन्हें इज़्ज़त से कोई लेना देना नहीं होता। आपको याद करवाती चलूँ कि इस झूठ के व्यापारी ने पाकिस्तान पर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम लगाया था, याद है आपको? बड़े दावों के साथ, झूठे सबूतों के साथ, लेकिन फिर कुदरत ने मोदी के इस पप्पी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और ये नज़ारा सब ने देखा। लेकिन ये बेगैरत इंसान फिर भी बाज नहीं आया, ये ढीठ इंसान फिर भी बाज नहीं आया। फिर अर्नाब गोस्वामी की चैट लीक हो गई जिसमें इसने पुलवामा हमले का पहले से इल्म होने की बात की थी और अपने फौजियों के कत्ल पर खुशी का इजहार करा था। ये जो बड़ा मुहिब्बे वतन बनता है कि भारत का ये बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन एंकर है और इसको बड़ी मोहब्बत है जैसे भारत से, इनके फौजियों के हवाले से उनके कत्ल पर खुशी का इजहार ये कर रहा था।
और इससे आप इसकी हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा लगा लें। मेरे ख्याल से मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेफिनेटली जो अपनी हुब्बुल वतनी का ये बाकायदा ये भाषण बोलते हैं प्रोग्राम में, ये इसका नाटक है, ड्रामा है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अब तो हिंदुस्तान के लोग भी इस झूठे को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चीख चीख कर बोलते हुए ये एंकर नहीं बल्कि दिमागी मरीज़ लगता है। और ये सिर्फ जहनी बीमार नहीं है, कातिल भी है। आपको याद होगा इसने एक आर्किटेक्चर के पैसे खा लिए थे और उस बंदे को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। इतना खुदगर्ज, लालची, घटिया, कमीना और गंदा इंसान है ये अर्नाब गोस्वामी। और इसकी जो गंदी जहनीत है उसका प्रचार करने पर इसके चैनल को, अब ज़रा सुनिएगा, बरतानवी इदारे ने पाबंदी भी लगा दी थी, शायद आपने सुना भी। और इसके चैनल को पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज और झूठे प्रोग्राम्स पर 280 बार माफ़ी मांगना पड़ी थी, 280 टाइम्स, 280 बार इन्होंने माफ़ी मांगी फिर। और अब इसका ताज़ा कारनामा ज़रा सुन लें। सुना होगा आपने, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, ट्विटर पर भी इसकी बड़ी कुत्तों वाली हो रही थी। इसका नया कारनामा, ताज़ा तरीन कारनामा, और दुनिया बाकायदा इस पर थू थू कर रही है। इसने अपने इसके कोई इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से दावा किया कि जी काबुल का जो सरीना होटल है उसकी 5वीं मंजिल पर पाक फ़ौज के जवान तालिबान की मदद के लिए ठहरे हुए हैं। अब ज़रा मज़े की बात सुन लें कि उस होटल का कोई 5वां फ्लोर है ही नहीं, उसकी तो सिर्फ 2 मंजिलें हैं। और ये फजूल आदमी इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहा था जैसे काबुल का सरीना होटल इसकी मिल्कियत है और इसके अब्बा जी ने इसको वसीयत में दिया हुआ है। और एक बार फिर ये बेशरम लाइव जलील हो गया, ख्वार हो गया, लेकिन बाज फिर नहीं आया। अब दूसरी जानिब नज़र से सुनिएगा, अमेरिका के सियासी कमेंटेटर हैं, रेडियो और टीवी के मेज़बान हैं ग्लेन बेक, जिनकी फलाही तंजीम तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से इनखला में मुआवनत भी कर रही है। और उन्होंने उनका साथ देने और ख़वातीन फ़ुटबॉलर समेत हज़ारों अफराद को जंग ज़दा मुल्क से निकालने में मदद फराहम करने पर हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इक़दामात की तारीफ़ की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमने दुनिया भर के मुतादिद रहनुमाओं और ये जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे मदद के लिए रब्ता किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अज़म और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद इस मेहमान एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं गलत नहीं तो शायद उस प्रोग्राम में आप भी थे जिसमें ये जहनी बीमार शख्स, घटिया शख्स, ये अर्नाब गोस्वामी पता नहीं क्या बताया चला जा रहा था। मुझे याद है उसकी बात सुनने के बाद ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद हो रही थी ब्रिगेड साहब कि बचपन में अक्सर होता था, बहुत से बच्चे आपको भी स्कूल में मिलते होंगे, हमें भी, कि जो ऐसी बातें करते थे पता नहीं उनका मकसद क्या होता था कि हमारे बाबा के पास तो हवाई जहाज़ है और हमारे घर में ही वो लैंड होता है। मतलब बच्चे तो कॉम्प्लेक्स में से की बातें अक्सर करते थे, हम भी सुनते थे, हम हंसते थे, घर के पेरेंट्स को बताते थे। और बहुत से बच्चे तो आके कहते थे हमें भी हवाई जहाज़ खरीदने हमारे अब्बा और यहाँ पे लैंड करें हमारे घर में, इतनी जगह हो। ये अर्नाब गोस्वामी टीवी में बैठ के ऐसी कहानियां सुनाता है कि 5वां फ्लोर है, वहाँ पे फौजी ठहरे में, वो तो 5वां फ्लोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। डॉक्टर फिजा, जो आपने इंट्रो में इसकी माशाल्लाह ऐसी तारीफ की है ना, वो इसको समझ आ जानी चाहिए। अगर शर्म हो तो चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए इसको। सेकंड ये कि मैं उस प्रोग्राम में बैठा हुआ था मैं इसके प्रोग्राम में बैठा था, इससे पहले जनरल बख्शी ने ये झूठ बोले। जनरल बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान के पेशावर के कोर कमांडर वो वहाँ पर मौजूद हैं पंजशेर में। नंबर 2 वहाँ पर 2 कमांडो बटालियन पाकिस्तान की गई हैं, पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन वहाँ गया हुआ है, एक आर्टिलरी रेजिमेंट गई और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये वहाँ पर मैंने उनको कहा कि आपकी इतनी उम्र है, आपका इतना तजर्बा है, आपको झूठ बोलते हुए थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट से बात कर रहा था कि मैं हैरान था कि ये सब के जी सब करके पाकिस्तान ने वहाँ पर कब्जा करा दिया। मैंने उनको कहा कि जो तालिबान सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते हैं, जो तालिबान क्रशिंग डिफीट अमेरिका को दे सकते हैं विद ऑल सोफिस्टिकेटेड वेपन एंड इक्विपमेंट के साथ, क्या वो अपने एरिया में पंजशीर में अपने लोगों को वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते? पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? उसके बाद इन्होंने ये जो घटिया हरकत की कि वो याकूब PTA के थे वो थे और इधर जनरल बैठे हुए थे जनरल बख्शी कि जी वहाँ पे 5th फ्लोर पे क्या प्लानिंग हो रही है, क्या डिनर में बता दूँ। उस वक्त उन्होंने भी कहा, मैंने कहा तुम्हें पता क्या पाकिस्तान के बारे में, तुम झूठ इतना बोलते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है और दुनिया देख रही होती है। इस रिटाई से झूठ बोलता है। और सेकंड ये कि वो समझ नहीं आती क्योंकि इंडियन वो पब्लिक और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये चाहता है, वो इसकी बातें सुनते हैं। दुनिया ने इसको सुनना ही छोड़ दिया, इसकी बात। अच्छा, वैसे ब्रिगेडियर साहब इस पर तो इसके अपने मुल्क में बड़ी इसका मजाक उड़ रहा होगा, इसको तमस्खुर का निशाना बनाया जा रहा होगा, क्योंकि जाहिर बात है अब एक होटल है जहाँ का ये 5वां फ्लोर बता रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठी बात ये कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा बेच रहा है। मुझे बताएं कि जब वो उसका फ्लोर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इस पर अब इसका मजाक ही उड़ेगा ना?
सारे चले या तो फ्लोर एग्जिस्ट करता होता और ये झूठ बेच रहा होता तो शायद कोई इसकी बात पे यकीन कर लेता, इस जैसा ज़हनी मरीज। लेकिन जब वो फ्लोर ही नहीं है वहां पे तो इसकी तो जगह सही हो रही है, इसका तो अपना मुल्क इस पे हंस रहा है। लेकिन सेकंड बात ये है कि क्या पाकिस्तान के कोर कमांडर, पाकिस्तान के जहाज, पाकिस्तान की आर्टिलरी रेजिमेंट, पाकिस्तान का आर्मर स्क्वाड्रन, क्या ये कोई इंसानियत की बात है, कोई बेतुकी बात है? हाउ कैन वी गो एंड क्रॉस अफगानिस्तान के बॉर्डर में जाके और दुनिया का जो उनकी मीडिया है वो खामोश बैठा हुआ है, सब ने इनको लान तान किया है इसको। तो मेरे ख्याल में अब इसको काफी हद तक शर्म आ गई। अच्छा, मैंने सुना था उस प्रोग्राम में शायद इसने ये भी बोला था ब्रिगेडियर साहब कि मेरे इंटेलिजेंस जो जराए हैं उस पर डाउट ना कीजिएगा। मैं ये भी बता दूं कि पता नहीं क्या खा रहे हैं वहाँ पे, खाना क्या है, यहाँ तक बता रहा था। डाइट कहता है कि अगर आप मेरे शक कर दें मैं आपको ये भी बता दूंगा जनरल वगैरह मेन्यू का बन गया। ये था। देखिए एक और जो बड़ी खतरनाक बात है, ये जो स्टेज ड्रामे कर रहे हैं इसके साथ इस वक्त जैसे इन्होंने पठानकोट में, उड़ी में, पुलवामा में कोई ना स्टेज ड्रामा किया था, ये अभी फिर करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी, एवरीबॉडी शुड बी वार्न्ड कि ये करेंगे और दुनिया को बताना चाहिए कि ये दे कैन डू एनीथिंग स्टेज ड्रामा पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए। और पाकिस्तान को जो इस वक्त एक कुलियती हैसियत हासिल है, पिवटल सिचुएशन है हमारी ये दुनिया के लिए और दुनिया के डिग्निटरीज आ रहे हैं, इसमें ये फिर कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। और ये न्यूजीलैंड का इंसिडेंट है, ये भी इन्हीं का शाखसाना है। इनके साथ ज़ाहिर है कि इंग्लैंड है, अमेरिकन, सब दे वांट टू कॉर्नर पाकिस्तान को वो चाहते थे कि पाकिस्तान को इसमें बड़ा नुकसान हो, पाकिस्तान डिस्टेबलाइजर हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सेपरेटिव मुस्लिम को सपोर्ट हो, CPEC ना बने। ये डिज़ाइन थे जो नाकाम हमारी फ़ौज, मुसल्लह फ़ौज ने नाकाम बना दिए। इराक, सीरिया, लिबिया, पैलेस्टाइन, देखिए वहाँ फ़ौज कमज़ोर थी, उन्होंने सब पे कब्जे कर लिए। यहाँ उनका नैरेटिव फेल हो गया। जनरल हमीद गुल ने, मैंने एक दो पहले भी कहा, तो उन्होंने कहा था कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना, क्योंकि एक ही न्यूक्लियर मुल्क है, एक ही फौज स्ट्रांग है जो प्रोफेशनल तरीके से सब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला तब से ये जो भारत है ना, ये ज्यादा पागल हो गया है, ज्यादा जुनूनी हो गया, मतलब इससे बर्दाश्त नहीं हो रही बात? वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ये हैं कि इनका पता कट गया, इनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। ये बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम करते थे अमेरिका की बहस पे, वो खत्म हो गया। CPEC में बलूचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। तालिबान ने कह दिया हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती है। तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटी दे दी, उन्होंने चाइना को भी गारंटी दे दी। ये प्रॉब्लम है और फिर सेंट्रल से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी जब वहाँ स्टेबलाइजेशन होगी। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडिया की रात की नींदें उड़ी हुई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मेरे पास 1 मिनट है, मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि भारत और उसके झूठे मीडिया को तो आग लग गई है, लेकिन जब ये अमेरिकी टीवी के जो मशहूर मेज़बान हैं ग्लेन बेक, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, दुनिया के सामने इस बात का एतराफ़ किया ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तानी हुकूमत ने किस तरह हज़ारों अफराद को निकालने में मदद फराम की है, इस पर तो भारत, आप क्या कहें, क्या कमेंट है आपका? लेकिन उसको जो भी पाकिस्तान की तारीफ होगी कोई करेगा, इनके लिए वो सफ़े मातम होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इवैक्यूएशन में नॉट ओनली फुटबॉल टीम को, दुनिया की फॉरेनर्स को इवैक्यूएट किया है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हमें प्रॉब्लम थी, रिस्क लेके किया गया है, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। दुनिया के डिग्निटरीज पाकिस्तान आ रहे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन इसी वजह से, ये तकलीफ की वजह से इन्होंने ये क्रिकेट का ड्रामा रचाया, ये एक थ्रेट इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रेमेंडस नुकसान पहुंचाया। बट आई थिंक पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एज ए यूनाइटेड पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम इकट्ठे हैं, इसलिए हम इस नैरेटिव को डिफीट करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन होगी, क्रिकेट भी बहाल दोबारा होगी, और हमारी हुकूमत दिन में मुस्तहकम हो रही है, और अफगानिस्तान में हमारे ताल्लुकात ऐसे होंगे कि वहाँ पीस, पाकिस्तान में पीस। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ दीजिए इजाज़त, साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।